सबसे पहले हम बात करेंगे मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में। और सबसे पहले बात की गई है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम के बारे में। कौन सी स्कीम? प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम। ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया 2020 में। कब लॉन्च किया गया? 2020 में लॉन्च किया गया। कैसी स्कीम है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कैसी स्कीम है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। किस मिनिस्ट्री के अंडर लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंडर लॉन्च किया गया। कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। कब से कब तक के लिए लॉन्च किया गया? 2020-21 से लेके 2024-25 तक के लिए लॉन्च किया गया। बहुत सिंपल, PMFME स्कीम को कब लॉन्च किया गया? 2020 में लॉन्च किया गया। किस मिनिस्ट्री के अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंडर। और इस स्कीम को लाया क्यों गया था? जितनी भी फूड प्रोसेसिंग माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं उनके मॉडर्नाइजेशन के लिए और उनके फॉर्मलाइजेशन के लिए लाया गया था इस स्कीम को। स्कीम के नाम में ही फॉर्मलाइजेशन है। तो जितनी भी फूड प्रोसेसिंग माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं उनके मॉडर्नाइजेशन के लिए और उनके फॉर्मलाइजेशन के लिए लाया गया था इस स्कीम को। इस स्कीम के थ्रू वोकल फॉर लोकल को प्रमोट किया गया अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। और स्कीम के तहत एम था कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसमें हमें 9 लाख जॉब्स को क्रिएट करना है। और किस अप्रोच को अडॉप्ट किया गया? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच को अडॉप्ट किया गया। बेसिकली किसी डिस्ट्रिक्ट में जो भी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, उसको और थोड़ा पुश किया जाएगा, उसको और थोड़ा प्रमोट किया जाएगा। ये थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच। बहुत सिंपल, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम कब लॉन्च की गई? 2020 में लॉन्च की गई। किस मिनिस्ट्री के अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंडर। इसका एम क्या था? इसका एम ये था कि जितनी भी फूड प्रोसेसिंग माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं उनके मॉडर्नाइजेशन के ऊपर फोकस करना है और उनके फॉर्मलाइजेशन के ऊपर फोकस करना है। और एक बात ये भी कही गई कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं उनमें 9 लाख जॉब्स को क्रिएट किया जाएगा। किस अप्रोच को अडॉप्ट किया गया? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच को अडॉप्ट किया गया। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन ग्रीन स्कीम। ये जो ऑपरेशन ग्रीन स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था अंडर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। 2018-19 के बजट में इसको लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट क्या है कि इसको लॉन्च किया गया फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ टॉप। टॉप का मतलब टमाटो, अनियन और पटेटो। टमाटो, अनियन और पटेटो के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए लॉन्च किया गया था ऑपरेशन ग्रीन को। और ये जो ऑपरेशन ग्रीन है इसकी 2 स्ट्रेटजीज थी। एक तो शॉर्ट टर्म में प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर्स को अडॉप्ट करना है। टमाटो, अनियन और पटेटो के लिए जो प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर्स हैं उनको अडॉप्ट करना है। और दूसरा लॉन्ग टर्म में इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर ध्यान देना है। पहले लेवल पे तो हमें क्या करना है कि प्राइस को स्टेबलाइज करना है और दूसरे लेवल पे जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होते हैं उनको कम करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन का डेवलपमेंट करना है। ऑपरेशन ग्रीन किस स्कीम के तहत लॉन्च किया गया था? किस योजना के तहत लॉन्च किया गया था? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत लॉन्च किया गया था। 2018-19 के बजट में इसको लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट, किस चीज के लिए लॉन्च किया गया था? फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ टॉप, टमाटो, अनियन एंड पटेटो। और इसमें 2 स्ट्रेटेजीज को अडॉप्ट किया गया। कौन कौन सी 2 स्ट्रेटेजीज? एक तो शॉर्ट टर्म में प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर्स के ऊपर ध्यान देना है और दूसरा लॉन्ग टर्म में इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर ध्यान देना है। 2021-22 के बजट में ये जो टॉप है इस टॉप को एक्सटेंड कर दिया गया 22 पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के लिए। पहले तो सिर्फ 3 थे, टमाटो, अनियन और पटेटो, लेकिन 2021-22 के बजट में इस टॉप को एक्सटेंड कर दिया गया 22 पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के लिए, जिसमें 10 फ्रूट्स हैं, 11 वेजिटेबल्स हैं और एक मराइन प्रोडक्ट भी है जो कि कौन सा है? श्रिम्प है। इनफैक्ट जून 2020 में पायलट बेसिस पे ये जो टॉप है इसको टोटल में कन्वर्ट किया गया था। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने बोला कि जितने भी हमारे 41 नोटिफाइड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उन सभी के लिए इस स्कीम को पायलट बेसिस पे एक्सटेंड किया जा रहा है। कब किया गया था? जून 2020 में किया गया था। 6 महीने के लिए टॉप टू टोटल गए थे हम। बहुत सिंपल, और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम किस योजना के तहत लाई गई?
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत लाई गई। किस चीज़ के लाई गई? फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ टॉप। बजट 2021-22 में ये जो टॉप है इसको एक्सटेंड कर दिया गया 22 प्रोडक्ट्स के लिए। ये सिंपल तौर पे इन चीज़ों को याद रखना। फिर इसके बाद लाया गया प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कब लाई गई? 2016 में लाई गई। कौन लेकर आया? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लेकर आई। और कब से कब तक के लिए? 2016 से लेके 2020 तक के लिए। और इसका एम क्या था? नाम से क्लियर है। एक तो एग्रो मराइन प्रोसेसिंग को डेवलप करना है और दूसरा एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स को डेवलप करना है। एग्रो मराइन प्रोसेसिंग को डेवलप करना है और दूसरा एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स को डेवलप करना है। ये जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है इसके 7 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से? एक तो मेगा फूड पार्क्स को डेवलप करना है, दूसरा इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, तीसरा फूड प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन कैपेसिटीज का एक्सपेंशन करना है, चौथा एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, इसके अलावा बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस को डेवलप करना है, फिर फूड सेफ्टी और क्वालिटी अश्योरेंस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना है, और फाइनली ह्यूमन रिसोर्सेज और इंस्टीट्यूशंस को भी डेवलप करना है। ये 7 कंपोनेंट्स हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के। देखो एक बात और बता दूं मैं कि ये जितनी भी स्कीम्स हैं ये आज की रीसेंट स्कीम्स नहीं हैं, तो ऐसा तो कम ही पॉसिबिलिटी है कि प्रीलिम्स में पूछी जाए। प्रीलिम्स में सीधे सीधे नहीं पूछी जाएंगी, रेफरेंस के तौर पर अगर पूछी जाए तो पूछी जाए, बट हाँ मेंस में जब आप आंसर लिखोगे तो आंसर में इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। उस आंसर राइटिंग के हिसाब से चीज़ों को याद रखना। बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ आप ब्लैंक भी नहीं होने चाहिए। ये जितनी भी स्कीम्स हैं इनके नाम एक एक लाइन में इनके काम आपके दिमाग में होने चाहिए, ताकि अगर कभी ज़रूरत पड़े आंसर लिखने की तो आप आंसर में इनको कोट कर पाओ, वहाँ इनकी इंपॉर्टेंस है। होपफुली आपको ये तीनों स्कीम समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पर लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। और होपफुली ये दोनों चीज़ें तो आपने कर ही दी होंगी बिकॉज इसमें आपका कुछ जाता नहीं है। और चैनल की ग्रोथ के लिए ये दोनों चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फॉर श्योर सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है मेगा फूड पार्क स्कीम के बारे में। मेगा फूड पार्क स्कीम, देखो हमारे कंट्री में जितना भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का कल्टीवेशन होता है वो क्लस्टर्स के फॉर्म में किया जाता है। मतलब एक लंबा चौड़ा एरिया है क्लस्टर के फॉर्म में, इस लंबे चौड़े एरिया में हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का कल्टीवेशन किया जाता है। ये आम तौर पे होता है हमारे कंट्री में। ये जो मेगा फूड पार्क स्कीम है, इस स्कीम के तहत बोला गया कि ये जितने भी क्लस्टर्स हैं, इन क्लस्टर्स को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। बेसिकली क्लस्टर बेस्ड अप्रोच को अडॉप्ट किया गया इस मेगा फूड पार्क स्कीम में। ये जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का कल्टीवेशन होता है हमारे कंट्री में, ये ऑलरेडी क्लस्टर्स के फॉर्म में होता है। इस स्कीम के तहत बोला गया कि ये जितने भी क्लस्टर्स हैं इनको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। और ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये फार्म गेट से लेके रिटेल आउटलेट तक लिंक करेंगी चीज़ों को। ये जो मेगा फूड पार्क स्कीम है ये वर्क करती है हब एंड स्पोक मॉडल पे। कौन से मॉडल पे? हब एंड स्पोक मॉडल पे। बेसिकली होता क्या है कि कलेक्शन सेंटर्स को स्टैब्लिश किया गया। कलेक्शन सेंटर्स का काम क्या है? जितना भी एग्रीकल्चर का रॉ मटेरियल है उसको कलेक्ट करना फ्रॉम दी फार्मर्स से या फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन से या सेल्फ हेल्प ग्रुप से, किसी से भी जितना भी एग्रीकल्चर का रॉ मटेरियल है उसको कलेक्ट करने का काम किसको दिया गया? कलेक्शन सेंटर्स को दिया गया। कलेक्शन सेंटर्स जो हैं वो रॉ मटेरियल को कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करने के बाद इस रॉ मटेरियल को हैंडओवर कर देंगे प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स को। किसको? प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स को। ये जो प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं इनके पास में स्टोरेज फैसिलिटी है, इनके पास में ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है। और ये जो प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं ये इस रॉ मटेरियल को फर्दर ट्रांसपोर्ट करेंगे और भेज देंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर्स के पास में। किसके पास में? सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर्स के पास में। और सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर्स
वो जगह है जहां पे फाइनली इस रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाएगा, जहां पे कोल्ड स्टोरेज की एडुकेट फैसिलिटीज हैं। देखो हो क्या रहा है कि कलेक्शन सेंटर्स जो हैं वो कलेक्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल को फार्मर्स वगैरह से, और फिर इसको हैंडओवर कर रहे हैं प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स को, और ये जो प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं ये अल्टीमेटली इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर्स को, और सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर्स वो जगह हैं जहां पे अल्टीमेटली इस रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जा रहा है। ये जो मेगा फूड पार्क स्कीम है, इसके अंदर एक स्पेशल पर्पस व्हीकल को भी सेटअप किया गया मेगा फूड पार्क को सेटअप करने के लिए। मेगा फूड पार्क स्कीम के बेनिफिट्स क्या हैं? एक तो जब कोई मेगा फूड पार्क सेटअप किया जाएगा तो वहाँ पे नए नए एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगे। दूसरा, एफिशिएंट सप्लाई चेन क्रिएट होगी। फार्म गेट से लेके रिटेल आउटलेट तक एक सप्लाई चेन क्रिएट होगी, तो बट ऑब्वियसली बात है कि किसान को दाम अच्छा मिलेगा और वेस्टेज कम हो जाएगी। ये जो मेगा फूड पार्क होगा ये अकोमोडेट करेगा लगभग 30 से 40 फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को। इस मेगा फूड पार्क के अंदर लगभग 30 से 40 फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होंगी, कोल्ड स्टोर्स बनाए जाएंगे, वेयर हाउसेज बनाए जाएंगे, जिसकी वजह से जो वेस्टेज है उसमें कमी देखने को मिलेगी। जो किसान को डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती है उसमें भी रिडक्शन देखने को मिलेगा। तो ये मेगा फूड पार्क स्कीम के कुछ बेनिफिट्स। पहला मेगा फूड पार्क, उसका नाम क्या था? श्रीनी मेगा फूड पार्क। कहाँ पे सेटअप किया गया? चित्तूर में सेटअप किया गया, आंध्र प्रदेश में। पहला मेगा फूड पार्क क्या नाम था? श्रीनी मेगा फूड पार्क। कहाँ पे सेटअप किया गया? चित्तूर में सेटअप किया गया। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। लेकिन ये जो मेगा फूड पार्क स्कीम है इसको सरकार ने डिसकंटिन्यू कर दिया फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट किया जाएगा, बाकी ये जो स्कीम है इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। मेगा फूड पार्क स्कीम जब लॉन्च की गई थी तब अपने आप में इंपॉर्टेंट थी, तो इसको भी बेसिक तौर पे याद रखना। फिर एक नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग है। नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग को 2012 में लॉन्च किया गया था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और बड़ा सिंपल सा काम था। जितनी भी फूड प्रोसेसिंग की स्कीम्स हैं उनको बेटर प्लान करना, सुपरवाइज करना और मॉनिटर करना काम था नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग का। फिर मॉडर्नाइजेशन ऑफ एविटर्स। एविटर्स क्या होते हैं? वो जगह जहाँ पे एनिमल्स को स्लॉटर किया जाता है फॉर फूड, जहाँ पे एनिमल्स को स्लॉटर किया जाता है फॉर फूड, उन जगहों को बुलाया जाता है एविटर्स। ये जो एविटर्स होते हैं इनको ओन और मैनेज करने का काम जनरली होता है म्युनिसिपल बॉडीज़ का। ये जो एविटर्स होते हैं इनके सामने चैलेंजेस क्या थे? एक तो मॉडर्न इक्विपमेंट्स और मॉडर्न फैसिलिटीज़ की कमी देखने को मिलती है। जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं जैसे स्टोरेज यूनिट्स, जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं उनकी हमारे यहाँ पे कमी देखने को मिलती है। दूसरा, पुअर सैनिटेशन फैसिलिटीज़। आमतौर पे जहाँ भी स्लॉटर हाउस होगा आपने नोटिस किया हो तो वहाँ पे सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ और हाइजीन के लेवल्स बहुत ही लो होते हैं। पुअर वेस्ट मैनेजमेंट देखने को मिलता है और लो क्वालिटी देखने को मिलती है। ये चैलेंजेस हैं। ये जो स्कीम है, इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 11th 5 ईयर प्लान के दौरान, और इसको लॉन्च किया गया था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के तहत कि प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया जाएगा और मॉडर्नाइज किया जाएगा इन एविटर्स को। ये जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ एविटर्स है इसको भी बहुत सिंपल तौर पे याद रखना। फिर एग्री एक्सपोर्ट जोन्स, नाम से ही क्लियर है, एग्री एक्सपोर्ट जोन्स कब लॉन्च किए गए? 2001 में। नोडल एजेंसी किसे बनाया गया? अपीडा को नोडल एजेंसी बनाया गया। एग्री एक्सपोर्ट जोन्स होते क्या हैं? बेसिकली लंबे चौड़े ज्योग्राफिक रीजन्स जहां पे एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाता है। एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को जहां पे सेटअप किया जाता है उनको बुलाया जाता है एग्री एक्सपोर्ट जोन्स। और यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी एग्रीकल्चर की, उनके प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कैसे किया जाए उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। और यहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का फायदा हो जाता है कि एक लंबा चौड़ा हब आपने बना दिया, एक जोन आपने बना दिया, अब वहाँ पे फैसिलिटीज़ देना ईजी हो जाएगा, अब वहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड करना ईजी हो जाएगा। मतलब ओवरऑल जो फंक्शनिंग है वो थोड़ी ईजी हो जाएगी और जो इंडस्ट्री वहाँ पे लगी हुई है उसको प्रॉफिट हो जाएगा, उसको बेटर फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी रन करने के लिए। हमारी कंट्री में महाराष्ट्र में आज की डेट में सबसे ज़्यादा एग्री एक्सपोर्ट जोन्स हैं। फिर इसके बाद बात आती है स्कीम ऑफ कोल्ड चेन, वैल्यू एडिशन एंड प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। नाम से क्लियर है, कोल्ड चेन, वैल्यू एडिशन और प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करना है, उसके लिए स्कीम है।
इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से 4 कंपोनेंट्स हैं? एक तो प्रोसेसिंग सेंटर्स को सेटअप किया जाएगा, दूसरा मोबाइल प्री कूलिंग वैन्स की अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया जाएगा, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन हब्स को सेटअप किया जाएगा, और चौथा इरेडिएशन फैसिलिटीज की अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया जाएगा। इरेडिएशन का मतलब क्या होता है, इससे पिछले वाले सेशन में ही हमने पढ़ा है, इसको भी बहुत बेसिक तौर पे याद रखो। इसके अलावा सरकार ने और क्या क्या स्टेप्स लिए हैं? एक तो जितने भी प्रोसेस्ड फूड आइटम्स हैं उनको एग्जेम्प्ट किया गया है फ्रॉम लाइसेंसिंग अंडर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1951। इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1951 के तहत जो लाइसेंसिंग की जरूरत होती है उससे एग्जेम्प्ट किया गया है सभी प्रोसेस्ड फूड आइटम्स को। दूसरा, 100% एफडीआई अलाउ की गई है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में अंडर ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट के थ्रू 100% एफडीआई अलाउ की गई है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, और 100% एफडीआई अलाउ की गई है अंडर गवर्नमेंट अप्रूवल रूट फॉर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के लिए विद रिस्पेक्ट टू फूड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। जो भी फूड प्रोडक्ट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं या प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उनकी ट्रेडिंग के लिए 100% एफडीआई अलाउ करी गई है अंडर गवर्नमेंट अप्रूवल रूट। यहां बात की गई है 100% एफडीआई फॉर द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, और ये जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में 100% एफडीआई है वो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू अलाउड है। और यहां बात की जा रही है कि ट्रेडिंग के पर्पस के लिए 100% एफडीआई अलाउड है, बट ये जो 100% एफडीआई है ये गवर्नमेंट अप्रूवल रूट के थ्रू अलाउड है। ये मेजर स्टेप्स लिए सरकार ने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को पुश करने के लिए, ग्रो करने के लिए। ये जितने भी स्टेप्स लिए गए हैं इनको एक बार देखो, इनको दिमाग में बिठाओ, और इतना दिमाग में बिठाओ कि अगर कभी आंसर लिखने के लिए आ जाए तो आपको इनके नाम और बेसिक तौर पे इनके काम याद रहें। बाकी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि रेफरेंस के तौर पे काम नहीं आ सकती हैं, आ सकती हैं काम, तो उतना तो दिमाग में रखना, उतना तो जहन में रखना। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है, इसके बाद बात की गई है सप्लाई चेन मैनेजमेंट अंडर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के बारे में। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में सप्लाई चेन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज बहुत सारे पेरिशेबल फूड्स होते हैं जो कि जल्दी खराब हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिनको कोल्ड स्टोर्स में स्टोर करने की ज़रूरत होती है। तो ये जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। और ये जो सप्लाई चेन है इसके 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं, एक है कोल्ड चेन और दूसरा सुपर मार्केट। दोनों के बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। कोल्ड चेन क्या होती है? द टेम्परेचर कंट्रोल्ड सप्लाई चेन। बेसिकली एक कंट्रोल्ड टेम्परेचर में फूड आइटम्स को रखा जाता है, रॉ मटेरियल को या प्रोसेस्ड फूड को रखा जाता है उसको बचाने के लिए, उसकी शेल लाइफ को इंक्रीज करने के लिए। ये जो कोल्ड चेन होती है इसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से 3 मेन कंपोनेंट्स हैं? एक है ट्रांसपोर्ट, दूसरा है स्टोरेज इक्विपमेंट, और तीसरा है एफिशिएंट मैनेजमेंट प्रोसीजर्स। ये जो कोल्ड चेन है इसके 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से? एक तो ट्रांसपोर्ट, कि भाई कोई ऐसा फूड आइटम है जिसको एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी, अदरवाइज वो खराब हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़, एकदम कूलिंग वैन्स वगैरह, एकदम कूलिंग ट्रक्स वगैरह वो प्रोवाइडेड होनी चाहिए। तो एक कंपोनेंट है ट्रांसपोर्ट, दूसरा स्टोरेज इक्विपमेंट, कोल्ड स्टोर्स वगैरह चाहिए, वेयर हाउसेस वगैरह चाहिए, और तीसरा एफिशिएंट मैनेजमेंट प्रोसीजर्स। ये 3 कंपोनेंट्स हैं कोल्ड चेन के। मार्केट की अगर बात करें तो 2 टाइप के सप्लाई चेन मार्केट एग्जिस्ट करते हैं। 2 टाइप के सप्लाई चेन मार्केट एग्जिस्ट करते हैं। एक तो जनरल होता है। जनरल में क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर होता है वो अपने प्रोड्यूस को भेजता है होलसेलर के पास में, होलसेलर उस प्रोड्यूस को भेजता है रिटेलर के पास में, और रिटेलर अल्टीमेटली उसको भेज देता है कंज्यूमर को। ये जो जनरल चेन होती है ये नॉन लीनियर सप्लाई चेन होती है। बेसिकली आप इजीली ट्रैक नहीं कर सकते हो कि किसके पास में कितना माल पड़ा हुआ है, बिकॉज इसमें कई सारे होलसेलर्स होंगे, इसमें कई सारे रिटेलर्स होंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि डेटा का एनालिसिस करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आपको पता नहीं ना कि किस होलसेलर ने कितना सारा माल रोका हुआ है, कितना माल बेच दिया है, कितना माल आगे फॉरवर्ड कर दिया है। सेम रिटेलर का आपको पता नहीं ना कि किस दुकानदार ने कितना माल स्टोर किया हुआ है। तो यहाँ पे गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब किसी रिटेलर ने मान लेते हैं कि चीनी को स्टोर किया हुआ है, या किसी होलसेलर ने किया हुआ है चीनी को स्टोर, वो नहीं बेच रहा, उसको लग रहा है कि यार अभी दाम बढ़ेंगे तब मैं बेचूंगा, तब मैं आगे भेजूंगा, लेकिन इससे पूरा मार्केट डिसरप्ट हो जाता है। तो ये जो है इसमें डेटा का एनालिसिस करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है।
किसी भी मार्केट में दो टाइप के सप्लाई चेन मार्केट एग्जिस्ट करते हैं। एक तो जनरल में जो जनरली होता है कि प्रोड्यूसर से जाएगा होलसेलर के पास में, होलसेलर से जाएगा रिटेलर के पास में और रिटेलर से जाएगा अल्टीमेटली कस्टमर के पास में। लेकिन ये नॉन लीनियर है बिकॉज इसमें बहुत सारे प्लेयर्स एग्जिस्ट करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं और इसमें इसी वजह से डेटा को एनालाइज करना डिफिकल्ट हो जाता है। और दूसरा कौन सा है? दूसरा होता है सुपरमार्केट। सुपरमार्केट में क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर होता है वो सीधे सीधे अपने माल को बेचता है सुपरमार्केट में और सुपरमार्केट से उसको खरीद ले जाते हैं कंज्यूमर्स। ये जो होती है ये लीनियर चेन होती है, इसमें डेटा का एनालिसिस करना इजी हो जाता है। सुपरमार्केट में क्या होता है कि जो बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, बहुत सारे आइटम्स जो होते हैं उनको एक जगह पर बेचा जाता है, एक सिंगल पॉइंट पे उनको प्रोवाइड किया जाता है। आप सुपरमार्केट जाते होगे, वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, वहाँ पे राशन भी अवेलेबल है, वहाँ पे जो खाने पीने की चीज़ें वो भी अवेलेबल हैं, वहाँ पे कपड़े भी अवेलेबल हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो एक सिंगल पॉइंट पे सभी सर्विसेज को और आइटम्स को प्रोवाइड किया जाता है सुपरमार्केट में। सुपरमार्केट में लीनियर सप्लाई चेन होती है, बड़ी सिंपल सी सप्लाई चेन है कि प्रोड्यूसर भेज रहा है कहाँ पे? सुपरमार्केट में, और सुपरमार्केट से कौन खरीद रहा है? कस्टमर खरीद रहा है। तो यहाँ पे डेटा को एनालाइज करना बहुत ईजी हो जाता है। एक रीज़न ये भी है कि सुपरमार्केट में सिर्फ वो माल रखा जाता है जिसकी डिमांड होती है मार्केट में, जिसकी डिमांड कर रहा होता है कस्टमर। तो सुपरमार्केट में अननेसेसरी चीज़ों को स्टोर नहीं किया जाएगा और सुपरमार्केट अननेसेसरी तौर पे किसी भी चीज़ को स्टोर नहीं करता, तो डेटा का एनालिसिस करना बेहद ईजी हो जाता है। ये जो सुपरमार्केट्स होते हैं ये कंज्यूमर के लिए बेटर मार्जिन्स ऑफर करते हैं, डिस्काउंट वगैरह खूब देते हैं, और डिस्काउंट वगैरह खूब देते हैं तो कस्टमर को फायदा हो जाता है। अच्छा, सुपरमार्केट की जो ग्रोथ है वो बहुत रैपिड रही है पिछले कुछ सालों में। उसके पीछे क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं? एक तो ये जो मिडिल क्लास है इसका राइज देखने को मिल रहा है, और मिडिल क्लास का राइज देखने को मिल रहा है तो डिमांड बढ़ती जा रही है इन सुपरमार्केट्स की भी। फिर विमेंस की जो एंट्री हुई है वर्कफोर्स में, जैसे जैसे विमेंस की एंट्री बढ़ती जा रही है वर्कफोर्स में, वैसे वैसे सुपरमार्केट्स की ग्रोथ हो रही है। क्यों हो रही है? बिकॉज जो औरत काम कर रही है वो घर पे खाना बनाने के लिए टाइम नहीं निकालेगी। उसको फिर क्या है कि यार जल्दी कोई भी ऐसा मतलब रेडीमेड खाना मिल जाए या कोई ऐसा फूड आइटम मिल जाए जिसको जल्दी बनाया जा सके, वो वाला फूड आइटम मेरे को मिल जाए, उसको मैं बना दूंगी। जैसे मैगी है, 2 मिनट में बन जाती है, तो लोग खूब सारी मैगी खरीदते हैं। इसकी वजह से सुपरमार्केट की ग्रोथ हुई। फिर यूज़ ऑफ रेफ्रिजरेटर्स, घर घर में रेफ्रिजरेटर है, उससे क्या हो रहा है? उससे हो ये रहा है कि अब लोग 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए नहीं खरीदते हैं, अब लोग लंबे टाइम पीरियड के लिए खरीदते हैं, स्टोर करके रखते हैं 7 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। तो रेफ्रिजरेटर आने की वजह से लोग बल्क में खरीद लेते हैं, और बल्क में खरीदने के लिए यूजुअली लोग कहाँ जाते हैं? सुपरमार्केट में जाते हैं। फिर कार ओनरशिप वगैरह में राइज आया, उसकी वजह से भी सुपरमार्केट में ग्रोथ देखने को मिली है। कार ओनरशिप का क्या लेना देना है भाई? पहले कोई आदमी साइकिल पे जाता था, स्कूटर पे जाता था, इतना सारा सामान रख के कहाँ पे लेके आए। लेकिन अब कार है, आराम से जाता है सुपरमार्केट में, लंबा चौड़ा बल्क में खरीदता है, कार में आराम से रखता है और घर पे लेके जाता है, और कार के थ्रू ज़्यादा दूर तक जाना, ट्रेवल करना भी ईजी हो गया है। तो ये फैक्टर्स हैं। हालांकि ये फैक्टर्स ऐसे हैं जिनमें 2 जेन्युइन लगते हैं मुझे, एक तो राइज ऑफ मिडिल क्लास और दूसरा एंट्री ऑफ वुमेन इनटू वर्कफोर्स। बाकी ये तो 2 लिखने के लिए लिख दिए गए हैं, बट हाँ फैक्टर्स हैं, आप लिख सकते हो, आंसर में कोट कर सकते हो। फिर इसके बाद सुपरमार्केट के एडवांटेजेस क्या हैं? एक तो कस्टमर्स को फ़ायदा हो जाता है, कस्टमर्स को ज़्यादा चॉइसेस मिल जाती हैं, कंपैरिजन करने का मौका मिल जाता है। एक ही जगह पे अलग अलग ब्रांड के साबुन रखे हुए हैं, कस्टमर के पास में चॉइस भी है और वो कंपेयर भी कर सकता है कि यार इसमें ये चीज़ है लेकिन दाम इसका महंगा है, इसमें ये चीज़ भी है लेकिन सस्ते में मिल रहा है, तो कंपैरिजन कर सकता है, कस्टमर को फ़ायदा हो जाता है। दूसरा, एवरेज ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होती है वो सुपरमार्केट की कम होती है कंपेयर टू अदर रिटेल फॉर्मेट्स। भाई एक ही जगह पे आप इतना सामान रख के बेच रहे हो, तो जो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है ऑन एन एवरेज वो कम आती है। कस्टमर्स को भी कंपैरेटिवली ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आप बल्क में सामान खरीदते हो किसी सुपरमार्केट से तो आपको लंबा चौड़ा डिस्काउंट भी देता है, तो चीज़ें आपको सस्ते मिल जाती हैं। इंटरमीडियरीज का जो रोल है वो रिड्यूस हो गया है, वो कम हो गया है। अब यहाँ पे क्या है, प्रोड्यूसर सीधे सीधे सुपरमार्केट में अपने माल को भेज रहा है, बीच में कोई होलसेलर है ही नहीं, तो जो इंटरमीडियरी का पैसा है वो बच जाता है, और वो जो एडवांटेज है वो किसको मिल जाता है? कस्टमर को मिल जाता है। और फिर डिटेल्ड एंड कंप्यूटराइज्ड बिल आपको मिलता है, तो जो फ्रॉड होने की संभावना होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। लेकिन ये जो सुपरमार्केट है इसके सामने चैलेंजेस क्या हैं? एक तो
जो वॉल्यूम है सेल्स का वो उतना ज़्यादा नहीं है, वो बेहद कम है अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज से कंपेयर करें। आज भी हमारे लोग ज़्यादातर रिटेल शॉप पे जाके सामान को खरीदते हैं, सुपर मार्केट्स में उतना नहीं जाते हैं। लंबा चौड़ा कंपटीशन है फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल शॉप्स। और फिर हाई फिक्स्ड रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, जैसे सुपर मार्केट्स का जो रेंट है वो बेहद हाई होता है, जो एम्प्लॉयज़ का रेम्यूनरेशन है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। फिर इस सुपर मार्केट को चलाने के लिए जो कॉस्ट आती है उसमें भी कुछ चीज़ों पे जो कॉस्ट है वो बेहद हाई होती है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं सुपर मार्केट के। हालांकि मुझे लगता नहीं कि सुपर मार्केट के बारे में अलग से पूछेंगे, बट हाँ क्योंकि किताब में दे रखा है तो हमने बहुत ब्रीफली देख लिया। फिर इसके बाद बात आती है रोल ऑफ ई कॉमर्स इन प्रमोटिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ई कॉमर्स का रोल क्या है? देखो, ई कॉमर्स की वजह से होम डिलीवरी पॉसिबल हो गई है, और होम डिलीवरी कन्वीनियंस है। अब कोई भी कस्टमर ये नहीं चाहता कि यार जाएं, परेशान हो, चीज़ों को ढूंढें फिर खरीदें। घर बैठे बैठे ऑर्डर करो और घर बैठे बैठे चीज़ों को मंगाओ। तो होम डिलीवरी एक फ़ायदा हो गया है। फिर अगर ई कॉमर्स है तो फिजिकल स्टोर की ज़रूरत नहीं होती, वो वाला खर्चा बच जाता है। इसके अलावा जो भी जोग्राफिकल लिमिटेशंस होती थी कस्टमर तक पहुंचने के लिए वो एलिमिनेट हो गई हैं। अब कहीं भी बैठा हुआ कस्टमर वो ऑर्डर करे, वहाँ भेज सकते हो, सामान को भेज सकते हो। इसके अलावा ईजियर फॉर कंज्यूमर्स टू कंपेयर प्राइजेस। कंज्यूमर्स के लिए ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, उनको सारी चीज़ें ऑनलाइन दिख रही हैं, तो वो प्राइजेस को बहुत इजीली कंपेयर कर सकते हैं। और लास्ट में ओनर गेट्स अ फीडबैक। जो ओनर होता है उसको भी फीडबैक मिलता है, उसको भी रेटिंग मिलती है कि आपकी सर्विस कैसी है, अच्छी है या ख़राब है। लेकिन ये जो ई कॉमर्स है इसकी लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस क्या है कि जब तक प्रोडक्ट आपके पास में डिलीवर नहीं होगा तब तक आप उसे टच नहीं कर सकते हो, आप उसे टेस्ट नहीं कर सकते हो। आप भरोसे पे चीज़ को खरीद रहे हो कि भैया चीज़ अच्छी ही आएगी, आपने उसको टेस्ट नहीं किया है, आपने उसको टच नहीं किया है। आइडेंटिटी फ्रॉड ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जब भी आप ई कॉमर्स बिजनेस करते हो या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाके अपने डिटेल्स को डालते हो, उन डिटेल्स के लीक होने की संभावना, आइडेंटिटी फ्रॉड की संभावना, पर्सनल डिटेल्स के लीक होने की संभावना, आपका नंबर कहीं और यूज़ हो जाए उसकी संभावना, ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ये जो ई कॉमर्स है आमतौर पे कहा जाता है कि इट इज़ गुड फॉर कंज्यूमर्स बट बैड फॉर बिजनेस। कि कंज्यूमर्स के लिए तो बढ़िया है कि चॉइसेस भी मिल रही हैं, कंपैरिजन भी मिल रहा है, डिस्काउंट भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन बिजनेस के लिए खराब है। बिजनेस के लिए खराब क्यों है? क्योंकि आप कॉम्पिटिशन में हो। अब आपको डिस्काउंट भी देना पड़ेगा, अब आपको रिटर्न पॉलिसी भी डालनी पड़ेगी, अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी जो सर्विसेज हैं वो बेहतर हैं। और इन सारी चीज़ों में फिर एक जगह से दूसरी जगह तक किसी प्रोडक्ट को सप्लाई करना, भेजना है, उसका अलग खर्चा है। हालांकि बिजनेसेस अपना खर्चा निकाल लेते हैं, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा खर्चा तो है ही। तो बिजनेसेस के लिए ये थोड़ा हार्मफुल होता है, हार्मफुल तो नहीं लेकिन हाँ थोड़ा कॉस्टली होता है। फिर कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनको ऑनलाइन बेचा ही नहीं जा सकता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स का रोल और लिमिटेशंस, इनको थोड़ा ढंग से याद रखना, बिकॉज अब सब कुछ ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन ये आगे वाली जो दुनिया है और जो आने वाली दुनिया है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है ये कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करती है? एक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। कहाँ पर है ये? कुंडली, हरियाणा में। कहाँ पर है? कुंडली, हरियाणा में। दूसरी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तंजौर, तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तंजौर, तमिलनाडु में। फिर तीसरी है इंडियन ग्रेप प्रोसेसिंग बोर्ड। इंडियन ग्रेप प्रोसेसिंग बोर्ड कहाँ पर है? पुणे, महाराष्ट्र में। और फिर लास्ट है नेशनल मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड। नेशनल मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। अभी NIFTEM एक्ट 2021 को लाया गया और इसके थ्रू इसको NIFTEM और IIFPT को डिक्लेयर किया गया इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंपॉर्टेंस। और इसके साथ ये जो चैप्टर है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया ये खत्म हो गया। देखो, बहुत ही इजी चैप्टर है और इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस है आंसर राइटिंग में। और ये जितने भी लास्ट के चैप्टर्स हैं ये लगते ऐसे हैं कि सस्ते चैप्टर्स हैं, लेकिन फॉर श्योर इनका काम इकोनॉमिक्स में आएगा, फॉर श्योर इनका काम ज्योग्राफी में आएगा, फॉर श्योर इनका काम एनवायरनमेंट में आ जाएगा। और कुछ कुछ चीज़ें तो आप साइंस एंड टेक में भी कोट कर सकते हो। तो इन चैप्टर्स को एक जगह पे पढ़ोगे और 3-4 जगह पे काम आएंगे। तो इनको ढंग से पढ़ना
और ज़्यादा इनको आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।